नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर 8 राज्यों को नोटिस जारी किया। भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने डेफ कनेक्ट 4.0 में अदिति 2.0 और डिस्क 12 का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों के लिए पोषण सहायता को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहलें शुरू की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें ये पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनकी भूमिका के बारे में शोध के लिए दिया गया है। जीन रेगुलेशन वो तरीका है जिससे एक कोशिका यह नियंत्रित करती है कि उसके जीनोम में से कौन से जीन सक्रिय होंगे। इसी आधार पर किसी विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन संभव होता है। आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में पहुंचती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर यह जानकारी प्रोटीन उत्पादन के लिए सेलुलर मशीनरी में जाती है। मानव अंग और ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके डीएनए में समान आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। हालांकि जीन रेगुलेशन के कारण मांसपेशी कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं जैसी विभिन्न कोशिकाएं प्रोटीन के विशिष्ट सेट उत्पादित करती हैं। इससे वे अपने विशिष्ट कार्य करने में सक्षम हो पाती हैं। माइक्रो आरएनए के बारे में बात करें तो ये लघु आकार के नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं। ये कोशिकाओं को जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करने में मदद करते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए डीएनए संकेतों को प्रोटीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जीन एक्सप्रेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी का उपयोग प्रोटीन मॉलिक्यूल को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। माइक्रो आरएनए एमआरएनए के साथ जुड़कर और उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोककर या एमआरएनए को पूरी तरह से नष्ट करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर में विभिन्न माइक्रो आरएनए के लिए 1000 से ज्यादा जीन होते हैं। साथ ही माइक्रो आरएनए द्वारा जीन विनियमन सभी बहुकोशिकीय जीवों में घटित होने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए इसी के साथ खबर के आखिर में माइक्रो आरएनए की अन्य भूमिकाओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है कोशिकीय यानी सेलुलर विकास। यह स्टेम कोशिकाओं में अंतर करने और ऊतकों एवं अंगों के विकास में शामिल होता है। दूसरा है प्रतिरक्षा को सक्रिय करना। माइक्रो आरएनए जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है ऑन्कोजेनेसिस। माइक्रो आरएनए के रेगुलेशन में किसी प्रकार की कमी कैंसर का कारण बन सकती है। हालांकि वे ट्यूमर को दबाने या नष्ट करने के रूप में भी काम कर सकते हैं। और चौथा है रोग की जांच या उपचार। इन्हें कैंसर, पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों के लिए बायोमार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति पर 8 राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है उनमें से उड़ीसा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की गई है। इसका आशय यह है कि इन राज्यों में राज्य पुलिस प्रमुख के पद पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ये नियुक्तियां 2006 के प्रकाश सिंह मामले में और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। प्रकाश सिंह मामले 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीजीपी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए। राज्य डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। साथ ही डीजीपी के चयन के लिए राज्य को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पास कुछ वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों का नाम भेजना होगा।
यूपीएससी अपनी ओर से 3 पुलिस अधिकारियों के नाम की सिफारिश करेगा। उसके बाद राज्य सरकार उन्हीं में से एक को डीजीपी के रूप में नियुक्त करेगी। इसके अलावा राज्य सुरक्षा आयोग एसएससी का गठन किया जाना चाहिए। यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले। राज्य सुरक्षा आयोग के इनपुट के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई, आपराधिक दोष सिद्धि, भ्रष्टाचार या अक्षमता जैसे कारणों के आधार पर राज्य सरकार डीजीपी को हटा सकती है। इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक पुलिस स्थापना बोर्ड पीईबी का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी से नीचे की रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय लेगा। साथ ही ये बोर्ड डीवाईएसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना संबंधी अनुशंसा भी करेगा। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी, पुलिस अधीक्षक जैसे पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय में दिए गए दिशा निर्देश पर भी एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त न करें। सभी राज्य सरकारें डीजीपी या पुलिस आयुक्त पद के लिए संभावित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को प्रस्तुत करेगी और यूपीएससी उस सूची में से 3 सबसे उपयुक्त अधिकारियों के नाम तैयार करेगा। राज्य सरकार उन 3 अधिकारियों में से किसी एक को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बीआईटी लागू हुई। इस संधि पर फरवरी 2024 में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 31 अगस्त 2024 से लागू हुई है। आपको बता दें कि भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता सितंबर 2024 में समाप्त हो गया था। गौरतलब है कि समझौते पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बीआईटी के बारे में बात करें तो यह 2 देशों के बीच एक आर्थिक समझौता होता है। इसके तहत संधि में शामिल दोनों देश एक दूसरे के यहाँ होने वाले निजी निवेश को बढ़ावा देने और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए आपस में समझौता करते हैं। बीआईटी में शामिल महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, अब ये जान लेते हैं। इसमें विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही इसमें विदेशी निवेश से सृजित संपत्ति को मेजबान देश द्वारा जब्त करने पर रोक लगाई जाती है। भारत ने 1993 के बीआईटी की जगह वर्ष 2015 में मॉडल बीआईटी को मंजूरी दी थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत संयुक्त अरब अमीरात बीआईटी की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब मेजबान देश में अनिवार्य तौर पर 3 साल के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ हो। इसके साथ ही पोर्टफोलियो निवेश को कवर करते हुए निवेश की क्लोज्ड असेट आधारित परिभाषा भी निर्धारित की गई है। निवेश के संबंध में समान न्याय और न्यायोचित प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा निवेश को मेजबान देश द्वारा जब्त करने से संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। अब भारत संयुक्त अरब अमीरात बीआईटी 2024 के महत्व को समझ लेते हैं। अप्रैल 2000 से जून 2024 तक भारत में आए कुल एफडीआई में 3% यानी $19 बिलियन की हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के लिए एफडीआई का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। भारत संयुक्त अरब अमीरात बीआईटी से निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निवेशकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ घरेलू निवेशकों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और अगर कोई विवाद होता है तो उसे निष्पक्ष तरीके से या मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। खबर के अंत में भारत यूएई संबंध के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। व्यापार की बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का 3रा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रक्षा पहलू की बात करें तो दोनों देश डेजर्ट साइक्लोन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो यूएई भारतीय बाजार में क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। आपको बता दें कि भारत तेल का 3रा और एलएनजी का 4था सबसे बड़ा आयातक देश है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर।
भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। आइए सबसे पहले इस वार्ता के मुख्य आउटकम्स पर एक नजर डालते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए एक नया विजन अपनाने की घोषणा की। इसमें कई बातें शामिल हैं। पहला है विकासात्मक सहयोग। इसके तहत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना आदि को समय पर पूरा करने में सहायता करने पर सहमति बनी है। अगला मुख्य बिंदु है व्यापार और आर्थिक सहयोग। इसके तहत द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की गई है। दोनों देशों ने विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी अपनी मुद्राओं में व्यावसायिक लेन देन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद है डिजिटल और वित्तीय पहल। मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत से मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान करने में आसानी होगी और अंत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग। मालदीव सरकार द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके बाद मालदीव में भारत मालदीव जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन भारतीय रुपए के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट CSA पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मालदीव को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में मदद करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-2027 के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में व्यापार करते हैं। इसके बाद एक निश्चित तिथि पर दोनों देश या पक्ष उन मुद्राओं को आपस में सहमत दर पर एक दूसरे को वापस कर देते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने श्रीलंका, जापान आदि के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। खबर के अंत में भारत के लिए मालदीव के महत्व को समझते हैं। पहला है भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति NFP। अपनी अवस्थिति के कारण मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और SAGAR यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है सामरिक महत्व। मालदीव भौगोलिक रूप से पश्चिमी हिंद महासागर चोक पॉइंट्स यानी अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य के पूर्वी हिंद महासागर चोक पॉइंट के बीच एक टोल गेट की तरह स्थित है। अब भारत मालदीव संबंध से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। मालदीव भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश था। साथ ही भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया था। इसके अलावा भारत ने मालदीव को पेयजल संकट के दौरान ऑपरेशन नीर के तहत पेयजल की आपूर्ति की थी। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्रालय ने डेफ कनेक्ट 4.0 में अदिति 2.0 और डिस्क 12 का शुभारंभ किया। डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX-DIO द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले मुख्य पहलों पर एक नजर डालते हैं। अदिति 2.0 ये एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX का दूसरा संस्करण है। ये सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। इस संस्करण के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन सिस्टम सहित कुल 19 चुनौतीपूर्ण क्षेत्र शामिल किए गए हैं। IDEX चैलेंज के विजेताओं को 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य फोकस 30 महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और सशक्तिकरण पर है। वहीं डिस्क 12 पहल यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 12वें संस्करण की बात करें तो डिस्क 12 में मानव रहित हवाई वाहन UAV, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 41 चैलेंजेस शामिल हैं। चयनित नवाचारों के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। साथ ही इसे अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रोटोटाइप विकसित करने और उत्पादों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स, MSME और नवाचार करने वालों का समर्थन करना है। इसके साथ ही सशस्त्र बलों हेतु चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मेडिकल इनोवेशंस एंड रिसर्च एडवांसमेंट MIRA पहल की शुरुआत की गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार स्कीम के बारे में बात करते हैं।
IDEX स्कीम को मई 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन रक्षा नवाचार संगठन DIO द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। इस योजना के तहत सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट स्पार्क फ्रेमवर्क के माध्यम से डिस्क और ओपन चैलेंज के तहत स्टार्टअप्स या MSMEs को 1.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। IDEX प्राइम के मामले में 10 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाती है। IDEX के तहत 26 उत्पाद विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद ऑर्डर दिए गए हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए 3 अन्य पहले भी हैं, जिनमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन, सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप STEAG और भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015 से 2030 शामिल है। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों के लिए पोषण सहायता को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहलें शुरू की। ये सभी पहलें टीबी उन्मूलन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की गति में तेजी लाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। खबर के शुरुआत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित प्रमुख पहलों पर एक नजर डालते हैं। टीबी के उपचार की पूरी अवधि के लिए निशय पोषण योजना के तहत दी जाने वाली पोषण सहायता को प्रति रोगी 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन रोगियों का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है, उनके लिए एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यानी EDNS की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि बॉडी मास इंडेक्स में व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर शरीर में वसा की मात्रा का पता लगाया जाता है। सभी पात्र रोगियों को उनके उपचार के पहले 2 माह के लिए EDNS प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही EDNS के तहत केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में खर्च का वहन करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान यानी PMTBMBA के तहत निशय मित्र पहल के दायरे का विस्तार किया गया है। इसके तहत अब कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करके उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना और टीबी रोगियों की जेब से होने वाले खर्च या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना। टीबी यानी क्षय रोग के बारे में बात करें तो यह एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एरोसोल्स के माध्यम से फैलता है और आमतौर पर मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग से बचाव के लिए बेसिल कैलमेट गुएरिन नामक वैक्सीन विकसित की गई है। इसके साथ ही उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम एंटीबायोटिक्स में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायराजिनमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि शामिल हैं। अब टीबी के उपचार में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी समझ लेते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। HIV या मधुमेह से पीड़ित रोगी में टीबी होने की संभावना अधिक होती है। कई बार बीच में ही उपचार को छोड़ दिया जाता है। दवा प्रतिरोध की समस्या आदि। खबर के अंत में टीबी से निपटने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निशय मित्र पहल के तहत उपचार करवा रहे सभी टीबी रोगियों को अतिरिक्त जांच, पोषण और वोकेशनल सहायता प्रदान की जा रही है। इसके बाद है PMTBMBA। यह टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाता है। साथ ही मिशन इंद्रधनुष में भी टीबी के लिए टीकाकरण को शामिल किया गया है। और अंत में रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फॉर ट्यूबरकुलोसिस यानी रिपोर्ट इंडिया। यह एक द्विपक्षीय बहुसंगठनात्मक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे 2013 में इंडिया अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कजाकिस्तान। इस देश की राजधानी है अस्ताना। हाल ही में कजाकिस्तान ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये मध्य एशिया का एक भू आबद्ध देश है। इसका एक भाग पूर्वी यूरोप में पड़ता है। इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर में रूस, पूर्व में चीन तथा दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित है।
और इसके दक्षिण में अरल सागर तथा दक्षिण पश्चिम में कैस्पियन सागर स्थित है। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। कजाकिस्तान के मुख्य पर्वत तिएन शान रेंज और अल्ताई पर्वत है। यहाँ की मुख्य नदियां यूराल, इर्तिश हैं। कजाक स्टेपी दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क स्टेपी क्षेत्र है। यहाँ मिलने वाले खनिज की बात करें तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह और जिब्राल्टर के मामले में ब्रिटेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दुबई के एक्सपो सिटी स्थित इंडिया पेवेलियन में IIFT का पहला विदेशी कैंपस स्थापित किया जाएगा। IIFT दुबई के एक्सपो सिटी के साथ मिलकर अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेगा और साथ ही संधारणीयता एवं नवाचार के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। हलारी नस्ल के गधे बुद्धिमान जानवर माने जाते हैं। इनका इंसानों के साथ घनिष्ठ सहयोग देखा जाता है। इन्हें परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। केंद्र सरकार ने इंडो गंगेटिक यानी सिंधु गंगा के मैदानी IGP क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय यह समिति बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक शमन उपायों पर कार्य करेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये एजेंसी वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF की स्टडी में बताया गया है कि AGEs समृद्ध भोजन भारत में डायबिटीज का प्रमुख कारण है। भारत ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित CCNFSDU के 44वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोबायोटिक रेगुलेशन को अपडेट और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।